हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, सही है। कोकेन है, मैरिजुआना है, जो ओपियोइड्स के होते हैं, अफीम से रिलेटेड ड्रग्स होते हैं। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा मिल जाता है जो कि डी एडिक्शन और ड्रिंक से रिलेटेड या उनकी जो कि एडिक्शन बन गई है और उससे परेशान है, जो कि घर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना रहता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम अनुज है और आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर। सो डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया है बिकॉज सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे की जो बीमारी है वो हमारे समाज में बहुत फैल रही है और कई बार तो हम उसे बीमारी भी नहीं मान रहे हैं। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थैंक यू मुझे इस बारे में बात करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो पेशेंट आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं और उनमें मेजर प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिलती है? अनुज, एक्चुअली जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं, तो बहुत बहुत बार तो पेशेंट खुद नहीं आता, उन्हें लाया जाता है। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हर घर में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली जब इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो नशा जो है वो इनकी बीमारी बन जाती है, तो वो खुद नहीं आना चाहते हैं, तो वो लाए जाते हैं। तो यूजुअली हम 2-3 सिनेरियोज इसमें देखते हैं जो डायग्नोसिस में भी हमारी कैटेगरीज हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि नशा कर रहे हैं और उनसे उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे वो होते हैं जो नशे में, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में उनके बिहेवियर बहुत डिस्टर्ब होते हैं और उस बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे पास लाए जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो लगातार नशा करते हैं और उसके बाद सडनली अगर छोड़ देते हैं या छोड़ना पड़ता है कारणवश, कि बीमार हो गए या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरीके के क्लाइंट्स हम देखते हैं। तो नशा, जैसे सब लोग जानते हैं, उसके लिए कम से कम 14 से ऊपर साइको एक्टिव पदार्थ हैं। आपके पास शराब से लेके स्मोकिंग या टोबैको भी एक नशे की ही बीमारी है। फिर जो नॉर्मल हम साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें से वीड या कैनबिस जिसको बोला जाता है, सुल्फा, गांजा आजकल बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट समाज में एक अवधारणा बन चुकी है कि ये नशा नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उस पर हम आगे बात करेंगे। फिर कोकेन है, मैरिजुआना है, जो ओपियोइड्स के होते हैं, अफीम से रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नशा करते हैं। देन यू हैव एलएसडी, एमडीएमए, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, जैसे कि कुछ लोग पेट्रोल को या स्पिरिट को सूंघते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस। तो इस तरह के बहुत सारे पदार्थ हैं और आजकल एक और तरह का एब्यूज़ या डिपेंडेंस हम देख रहे हैं, जिसको हम बिहेवियरल एडिक्शन भी बोलते हैं, जिसमें गैम्बलिंग से लेके अब इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो ये सब प्रकार के समस्याएं हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं। ओके। तो मैं जैसे उन पेशेंट के बारे में बात करना चाहूँ जो कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं एंड वो छोड़ना चाहते भी हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता, कुछ 1-2 महीने छोड़ पाते हैं फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो मेंटल लेवल पे कैसे चीज़ें प्रोसेस होती हैं? देखिए, जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं, साइको एक्टिव, तो उसका मतलब यही है कि जो भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं या सुल्फा, गांजा, अफीम की बात कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको एडिक्ट बनाती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अब वो क्या है, साइंटिफिकली समझें तो ये रिवॉर्ड पाथवे बोलते हैं दिमाग में, उसका एक्टिवेशन है। मतलब कि हमारे अंदर उस रिवॉर्ड पाथवे में अगर डोपामीन बढ़ता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक प्लेजरेबल सेंसेशन है जो शुरू में महसूस करते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि डोपामिन रश अच्छा लगता है और फिर जब आपका क्रैश होता है तो आपको खराब लगता है, तो फिर आपको उसको दोबारा से करने की इच्छा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि आपको क्रेविंग होने लगती है। तो जो लोग नशे के आदी होते हैं
उन लोगों में ये रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट है। अब ये होता कैसे है? यूजुअली हम लोग नशा खासकर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो है वो सामाजिक तौर पे शुरू करते हैं। आजकल बच्चों में ये देखा गया कि चलो अब हम 18 साल के हो गए हैं तो पैसेज मान लिया जाता है कि इस पे शराब पियेंगे, या फिर अब हमने 10वीं कर ली है। इनफैक्ट आजकल हम बहुत अर्ली स्टेज में देख रहे हैं कि हमने 10वीं कर ली है तो अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम शराब पियेंगे। तो वो कभी कभी अगर आप अल्कोहल का या निकोटीन का यूज करते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे रिपीटेडली यूज करने लग जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब वो बार बार आपसे वो चीज मांगने लग जाता है, और उसकी वजह से आपका को हम डायग्नोज करते हैं वो सब्सटेंस डिपेंडेंस के तौर पे डायग्नोज करते हैं कि अब आप डिपेंडेंट हो गए हो। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको इच्छा होती है। दूसरा होता है कि अगर आप नशा कर रहे हो कोई दूसरी चीज से बचने के लिए, जैसे अगर मुझे बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, और मुझे किसी ने सिगरेट दे दी कि तुम पी लो इससे कम हो जाएगी, तो आपको क्योंकि सेम पाथवे है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो धीरे धीरे आपको जब भी टेंशन होती है आप उसी को यूज करने लग जाते हो। तो इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब कि आप तनाव को कोप करने के लिए, टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, गुस्सा, इमोशंस को, भावनाओं को जो नहीं काबू कर पा रहे, उसको कोप करने के लिए आप नशे का यूज करने लग जाते हो। और अगर अब आप छोड़ते हो तो फिर आपको फिर परेशानी होती है, तो फिर आप यूज करने लग जाते हो। तीसरा, कुछ सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल की बात करें, शराब की बात करें, वो टेम्परेरीली आपको उससे आपको ड्राउजीनेस होती है, नशा होता है, नींद आ जाती है। तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है वो शराब पीने लग जाते हैं। तो अब वो जब नहीं पीते तो उनको नींद नहीं आती है। ऑल्दो शराब की वजह से जो स्लीप पैटर्न होता है वो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, स्लीप का प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं होता। लेकिन इंसान अपनी प्रॉब्लम की जड़ को जानने की जगह जो अवेलेबल चीजें होती हैं उसको यूज करने लग जाते हैं। तो यही कारण होता है कि जो भी नशे की चीजें होती हैं अगर आप उसे बार बार करेंगे तो संभावना है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप वो चीज यूज नहीं करेंगे तो आपको इच्छा होगी, आपको विड्रॉल हो सकते हैं, और फिर वो एक समस्या बन जाती है क्योंकि आपके काबू से बाहर चली जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर। बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अल्कोहल करना ठीक है, हेल्दी होता है, और जो लोग ओकेजनली करते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप को मैं एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। अभी भी रिसेंटली, अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। मेरे एक एंजाइटी के पेशेंट हैं और उनको एंजाइटी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो उनके मित्र ने बोला कि यार तुम दवाई ववाई क्या लेते हो डॉक्टर के पास जाके, तुम एक आधा पैग ले लिया करो। और उन्होंने वहां से शराब पीनी शुरू कर दी। राइट। तो ये जो एक मैंने कहा ना, बहुत सारी मिथ्स हैं सोसाइटी में। जो एक ये मिथ है कि शराब लेना कभी कभार उससे कोई नुकसान नहीं होता है, या फिर वो एक अच्छी चीज है। इस पे बहुत सारे रिसर्च होके स्टडीज आई भी, फिर वो डीबंक भी हो गई। तो आज की जो रिसर्च है वो बड़ी क्लियरली मेंशन करती है कि शराब से कोई फायदा नहीं होता है, अगर हम शराब की बात करें। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, गांजा या कैनबिस को लेके भी ये है कि ये आजकल एक रिक्रिएशनल ड्रग है। स्कूल्स में, ऑफिसेज में, पार्टीज में लोग आमतौर पे यूज कर रहे हैं। बाबा जी की बूटी करके आता है कि ये तो अच्छी चीज है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। बट रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप कैनबिस का यूज बार बार करते हो तो कैनबिस से इमोटिवेशनल सिंड्रोम से लेके, ओसीडी से लेके, साइकोसिस से लेके हर तरह की बीमारी ट्रिगर हो सकती है। ठीक है। तो इन मिथ्याओं का वह सीधा सीधा जवाब यही है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो क्यों उस पर इतनी पाबंदी लगाई जाएगी। यहाँ पे जो जो चीजें खराब है उस पर ही नहीं पाबंदी लगाई जाती, तो अच्छी चीज पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल। अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी होली आ रही है तो होली पे लोग ज़्यादातर जैसे इंडिया में भांग का ज़्यादा वो कल्चर चलता है कि नहीं, होली है तो होली पे करना चाहिए। तो वो, और हर कोई करने लग जाता है उसमें, मेल हो या फीमेल हो, उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं रहता। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उन्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए?
आपने जैसे अभी बताया कि हाँ, हर नशा मतलब हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। चीजें होती हैं। एक होता है कि इंसान की वल्नरेबिलिटी, यू नो, धूल है, पॉल्यूशन है, ज्यादा चीनी है, किसी के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन किसी की बॉडी अडेप्टिव होती है, वो उससे रिकवर कर लेती है, और किसी की नहीं होती है। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि सभी करते हैं, सबको तो नहीं होता, या मेरे दोस्त करते हैं, उन्हें तो नहीं होता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप में वो बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, तो वो चीज जो किसी और को नुकसान नहीं कर पा रही है, बाहरी तौर पे, अंदरूनी नुकसान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बिहेवियरली, या आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, या इमोशनली आप बहुत डिसरेगुलेट हो गए, जो बाकियों को नहीं कर रही है, जरूरी नहीं कि आपको नहीं करेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि बायोलॉजिकल एक थ्रेशोल्ड होता है कि कितना अमाउंट आप सेफली ले सकते हो। जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, अगेन हम सेफ्टी इसी बात पे कर रहे हैं कि आपको कितने अमाउंट से नशा होता है, नशे में आपका कौन सा रूप बाहर आता है। राइट, नशा क्या करता है, वो आपको डिसइनहिबिट कर देता है। मतलब आपने जो अपने ऊपर एक सामाजिक बंधन, एक सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जो हमने सीखा है, हम सिविलाइज पैदा नहीं होते हैं, हम धीरे धीरे सिविलाइज किए जाते हैं। तो वो जो हमने अपने पे डाल रखा है, अगर जिन लोगों ने अपने को बहुत इनहिबिट कर रखा होता है, वो बहुत डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं उस दौरान। आपका गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, आपका खुशी भी बहुत बढ़ जाती है, और दुख भी बहुत बढ़ जाता है। लोग देखेंगे जो बहुत रोने लग जाते हैं, जिनमें अंदर में बहुत उदासी है, या बहुत हंसने लग जाते हैं, जो कि खुल के या एक्साइट नहीं हो पाए हैं। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आपको अपनी लिमिट और आपके बंधन मालूम होने चाहिए। तो सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस डिसऑर्डर को हम डिसऑर्डर तब मानते हैं जब वो आपके काबू से बाहर चला जाता है। राइट, तो हर आदमी जो शराब पीता है वो शराबी नहीं होता है। राइट, अगर कभी आप एक आधी बार आप भांग या सुल्फा लेते हैं, तो आप नशेड़ी नहीं हो जाओगे। राइट, लेकिन आप अपनी सिचुएशन देखिए, आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप सेफ एनवायरनमेंट में हैं, सेफ लोगों के साथ है, आपकी टॉलरेंस। फिर दूसरा जो होली वगैरह के दौरान होता है, वो होता है मिक्सिंग। आप शराब और ये वाली सारी चीजें मिक्स करने लग जाओ, दैट इज अ बैड कॉकटेल। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, इस बारे में ध्यान रखें, और खासकर जो यंग लोग हैं, बिकॉज जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे फोकस करता है, हम सब जानते हैं, आजकल हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो अभी भी 25 साल तक बढ़ रहा होता है। तो एक कारण है कि मना किया गया है कि शराब की जो आयु है पीने की, वो 25 से ऊपर रखी जाए, नीचे ना रखी जाए। क्योंकि जितना आप अर्ली इन चीजों को स्टार्ट करोगे, उतना आपके एडिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, और उतना ही आपकी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स ट्रिगर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। राइट। जैसे मैंने ये दो चीज़ें काफ़ी नज़दीकी तरीके से देखी हैं कि लोकल जैसे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ की बात करें या गांव एरिया की बात करें, और वहीं पे शहर में जैसे कॉरपोरेट की बात करें, तो इसमें काफ़ी गैप देखने के लिए मिलता है कि वो जो अल्कोहल या कंज्यूम करते हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो अपना इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। एंड वहीं पे आप लोकल सिटीज़ या लोकल एरिया की बात करें, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एंड वो काफ़ी चीज़ें उनकी अलग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमें ये बात जताता है कि सिर्फ नशा करना डिसाइड नहीं करता कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपकी मानसिक स्थिति क्या है, वो भी डिसाइड करती है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो यदि आपकी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण है, आप तनाव में हैं, ठीक है, आप जैसे मैंने बोला कि आप में रिजेंटमेंट भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, आपने अपने आप को दबा रखा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो नशा करने से वो आपने जो उसको रोक रखा है, वो रोक हट जाएगी। है ना, जब वो रोक हट जाएगी तो आप एजिटेट हो जाओगे। और अगर हम सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब आप सेमी अर्बन या रूरल एरिया में होते हो, और जिस हिसाब से आजकल समाज में बदलाव आ रहा है,
तो आप उस बदलाव को टीवी पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तो देख पाते हो, लेकिन आप उसको ग्राउंड रियलिटी में तो जी नहीं पाते हो। ग्राउंड रियलिटी में जीने के लिए आपको मेट्रो सिटीज में होने की जरूरत है। फिर आपका माहौल सामाजिक तौर पे, आप ये इतनी जल्दी बदलाव आया कि जो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं बिलीफ्स को लेके बैठे हैं, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को लेके बैठे हैं। और आप जो है जिस दुनिया में लोगों को जो करते देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो उस वजह से ना एक फ्रस्ट्रेशन जो बिल्ड होती है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कारण बनती है कि आपका जो व्यवहार है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, आपका अपने पे काबू नहीं रहता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। हम टियर वन सिटी में, कॉर्पोरेट्स में भी देखते हैं। बट हाँ, जहाँ पे आप सोशल ड्रिंकिंग को ले रहे हैं, जहाँ पे आप का माहौल बेसिकली एंजॉय करने वाला है, कुछ एक लिमिटेशंस को आप लेके चल रहे हैं दिमाग में कि ये मेरे ऑफिस की पार्टी है, ये मेरे बॉस हैं, वहाँ पे आपका ब्रेन का थोड़ा बहुत कंट्रोल एक लिमिट तक रहता है। वो भी हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो हमें कहते हैं कि हमें शराब से नशा होता ही नहीं जी, मुझे तो चढ़ती ही नहीं। राइट। वो ना चढ़ने के भी कारण बायोलॉजिकल भी हैं कि किसी की मेटाबॉलिज्म फास्ट है, एक ये कारण होता है। साइकोलॉजिकल है कि कोई बहुत रिस्ट्रिक्टिव टाइप का है जो कि अपने को लेट लूज करने ही नहीं देता है, तो वो एक हद तक शराब पीता भी है तो अपने आप को लूज नहीं करने देता है। फिर एक टॉलरेंस की बात है, जिसको बहुत आदत है शराब पीने की, उसे 2-3 पैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि अपने रिएक्शंस को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। जब हम कहते हैं ना कि आपको नहीं लेना चाहिए, तो आमतौर पे कि इतने लोग लेते हैं, तो इतने लोग लेते हैं से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती। आपको देखना है कि आपका रिएक्शन या आप पे उसका इम्पैक्ट कैसा है। बट यंग पीपल्स में हमेशा ये डाउट रहता है कि अगर मतलब ये लोग मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उतना ही ब्रेन उसे फोर्स करता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो वहां से भी काफी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका इनिशियली अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका क्या माइंडसेट और क्या बाउंड्रीज या क्या रूल्स होने चाहिए? हाँ, देखिए वही बात है रिबेलियन वाली कि आजकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी है। अब गुड़गांव जैसी जगहों में तो हर 4 कदम पे आपको एक लिकर हाउस मिल जाएगा। तो जब आपको दिख रहा होता है तो टेम्पटेशन होती है। तो और एक सर्टेन एज तक, जैसे हमने बोला, जब जब आप टीनेज में आते हैं, 12, 13, 14 साल की उम्र में आते हैं, तो एक सर्टेन एज तक जो है आपका अपने पे ज़्यादा काबू नहीं होता है। आपका आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो सकते हो, आप रिबेल कर रहे हो सकते हो कि मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। बच्चा है, उसको पता है मम्मी पापा को फॉलो करना है, समाज को फॉलो करना है। लेकिन जब आप एडोलेसेंट में स्टेप इन करते हो तो आप कहते हो मैं क्यों फॉलो करूं, मेरे को पता है। राइट। तो वो वाली चीज आने लगती है। तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आजकल हम 10वीं 12वीं में भी देख रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, छुप छुपा के बहुत सारे लड़के लोग झाड़ियों में स्मोक कर लेते होते थे पहले भी, बट आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, उतना मिलता नहीं था। अब मिलता है। और दूसरा, आपको टारगेट किया जा रहा है। ड्रग पेडलर्स यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, उसका कारण यही है कि जितना आप यंग स्टार्ट करोगे, उतना आपका नशे का आदी होने का वल्नरेबिलिटी चांस बढ़ जाता है। तो आप यंग लोगों के को पेडलर्स पेडल कर रहे हैं। सोशल मीडिया में उसका इतना ज़्यादा, मतलब आप एक्सपोजर मिल रहा है कि लोग हाँ नशा कर रहे हैं। आपको लगता है आप बड़े होना चाहते हो, आप वो बड़ों वाली फ्री जिंदगी जीना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये करने का मतलब है कि मैं फ्री हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। राइट। तो सब बच्चों को मैं इसलिए ये बोलती हूँ कि हर चीज करने की एक समय होता है। उससे पहले जब हम करते हैं तो उसका असर अच्छा नहीं होता है। तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, तो आप क्यों इस एक्सपीरियंस को अभी के अभी लेके खत्म करना चाहते हो?
आपके पास लाइफ है आगे, तो गिव इट सम टाइम। तो ये जो चलन है कि 10वीं हो गई या हम 18 साल के हो गए या हम इसको अब ले लेना चाहिए, वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि अगर सपोज आप पीयर प्रेशर में आके लेते हैं और आपको उसकी क्रेविंग होने लगी है, तो फिर मदद भी लेने की ज़रूरत है। मतलब क्योंकि अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो फिर अगर आप उसके बारे में कुछ करोगे नहीं, तो वो तो चीज़ बढ़ती जाएगी ना। तो आप, कई बार होता है कि लोग अवेयर हो जाते हैं यार मुझे नहीं करना चाहिए, पर वो रोक नहीं पा रहे होते हैं, या फिर वो इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं, तनाव से जूझने के लिए वो नशा करने लगते हैं। तो देन दे आर फीलिंग स्कैर्ड और गिल्टी या शेम्ड फील करते हैं कि नहीं, मैं जाके बोलूँगा तो मुझे गुस्सा करेंगे परिवार वाले, या मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, गलत सोचेगा। तो आई थिंक उससे बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको पता चल गया कि कोई चीज़ आपको नुकसान कर रही है, या आप डिपेंडेंट हो रहे हो, या आप नहीं निकल पा रहे हो, तो बेहतर है कि किसी की मदद लें। वो ज़्यादा स्मार्ट है, बात वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हो, रादर देन कि उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना और उसमें और खराब होते चले जाना। किसी पर्सन ने ड्रिंक कर लिए तो उसके बाद लोग बोलते हैं ये इसका फायदा उठा रहा है, या मतलब कि वो अपने से बड़े अपने पेरेंट्स या अपनी वाइफ को पीटना या अब्यूज करना, ये काफी कॉमन देखा जाता है। ये डेफिनेटली जो हमने अभी भी बात की कि नशा मतलब आपका अपने से कंट्रोल छूट जाएगा, और जब कंट्रोल छूट जाएगा तो जो चीज़ें आपको पता भी हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए, आप वो कर लेते हैं। कुछ काफ़ी साल पहले की बात है, मैं इसी तरह के एक टीवी प्रोग्राम पे थी और एक सोशल वर्कर ने इस बारे में बोला था, क्योंकि मैं अल्कोहल रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रही थी। उसमें से एक बीमारी ये भी होती है कि इंसान को कई बार शक होने लग जाता है। तो उनका कहना था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो मतलब प्रॉब्लम शराब में नहीं है, प्रॉब्लम इंसान में है। बट हमारा मकसद क्या है? हम किसी को ब्लेम करके क्या कर लेंगे? हमारा मकसद है कि वो चीज़ ना हो, प्रिवेंट करना है ना। तो अल्कोहल या नशे की समस्याएं, जैसे मैंने आपको बोला, आपके दिमाग के रसायनों को में परिवर्तन ला रही हैं, इसीलिए आप जो महसूस कर रहे हो इसलिए कर रहे हो, राइट। तो जब आप नशा करने लगते हैं तो असंतुलन आने लगता है। इधर डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट में बढ़ रहा है, उधर इसके चलते आप अपने आप को, आपके जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं वो छूटते चले जा रहे हैं। तो आपके अंदर अगर गुस्सा है तो वो ज्यादा बाहर आएगा, आपके अंदर अगर उदासी है तो ज्यादा बाहर आएगी। इसलिए शराब के चलते या नशे के चलते सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप उदास हैं, परेशान हैं और नशा करते हैं, तो आपके आत्महत्या करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके बीच में मनमुटाव है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव है, तो आपके अपनी वाइफ पे या अपने बच्चों पे हाथ उठाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्योंकि अपने को काबू नहीं कर पा रहे हो, जो कि नशे की वजह से है, आप ये चीजें करेंगे। और कुछ चीजें जो इम्बैलेंसेस आप में ऑलरेडी, एक वल्नरेबिलिटी है सपोज दिमागी तौर पे बीमार होने की, तो नशा अगर आप करेंगे तो वो भी बाहर आ जाएगी। जैसे कि साइकोसिस है, साइकोसिस की जो दिमागी बीमारी है, उसमें इंसान को शक शंका होने लग जाती है, जबकि अगला इंसान कुछ नहीं कर रहा होता। तो आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अल्कोहल रिलेटेड एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, जिसमें उनको अपने स्पाउस के अगेंस्ट इनफाइडेलिटी के शक होने लग जाते हैं कि इनका किसी और से अफेयर है, राइट। तो उनमें ये भावनाएं आने लग जाती हैं, और ये हमने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें जो वाइफ है वो बता रही है, लेकिन परिवार कह रहा है कि नहीं, तुम ना बाकियों से मत बात करो, तुम गार्ड से मत बात करो, तुम सब्जी वाले से मत बात करो, क्योंकि वो शक करता है। बट उसका इलाज नहीं कराएंगे जो शक करता है, क्योंकि उससे एस्केप करने की, वो शक किस लिए कर रहा है कि उसमें एक दिमागी बीमारी है। और अगर वो शराब पीते हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो शराब की वजह से बीमारी ट्रिगर हुई, या बीमारी की वजह से वो शराब पीते हैं क्योंकि तनाव दूर करने के लिए पीते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, अल्कोहल ही नहीं, बाकी भी नशे के सब्सटेंसेस की बात करें तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में दिमागी बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये रिसर्च में प्रूवन है। वो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? आप इमोशनली डिसरेगुलेट हो सकते हो, तो मन की अस्थिरता, मन कभी बहुत खुश हो रहा है, कभी बहुत उदास हो रहा है।
आपको शक शंका की बीमारी हो जाती है, जिसमें आपको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं। आपको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, कोई बोल नहीं रहा, आपको लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लग जाती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत कॉमन है। आपको ऑब्सेशंस हो सकती है, ओसीडी ट्रिगर हो सकती है, कैनबिस इंड्यूस्ड ऑब्सेशंस मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत देखी हैं, जिनमें कहीं कोई हिस्ट्री नहीं थी, उनको वहम होने लग जाता है। उनको पता होता है कि कुछ नहीं है, पर उनको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। तो ये सारी जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, ये नशे से ट्रिगर हो सकती हैं, और उसके चलते वो इंसान का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अब आप उस बिहेवियर को अगर इलाज करना चाहते हैं, तो उसको सिर्फ ब्लेम करने से या जेल में डालने से नहीं होगा। उसकी रूट कॉज पे अगर पहुंचेंगे और नशा हट छुड़वाएंगे और दवा वगैरह देंगे, तो वो ठीक भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि जानबूझ से हो रहा है, वो जानबूझ या डेलिबरेशन क्या है? वो भी तो एक दिमाग की प्रक्रिया ही है। और अगर मेरे दिमाग की प्रक्रिया ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं गलत तरीके से व्यवहार करूंगा। और अगर मेरे को ये जानकारी भी नहीं है कि मेरा बिहेवियर खराब है, राइट, तो उसी को हम आम धारणा में, जो कि शब्द हम यूज नहीं करना चाहते, बट इंसैनिटी या पागलपन कहते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी जगह तो ऐसा ही देखा जाता है। चलो मेट्रो सिटीज़ में तो सब समझ जाते हैं कि हाँ, अगर एंग्ज़ायटी हो रही है या डिप्रेशन है, तो उसका वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं। बट वहीं पे लोकल एरिया में बात करी जाए, इंडिया में ख़ासकर, वो तो यही सोचते हैं कि अगर एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन या कुछ ऐसा अल्कोहल डिसऑर्डर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एडिक्शन होता है, तो वो मानते ही नहीं हैं इन चीज़ों को, बीमारी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगी, या बस ये नॉर्मल ही है, क्योंकि दारू छूट जाएगी तो नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाएगा, पर ये ऐसा होता नहीं है। अनुज, एक मतलब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोकल, रूरल या सेमी अर्बन एरिया में है। बहुत पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं शहरों में, जो जिनको भी ये नॉलेज नहीं है, या जो भी ये चीज नहीं मानते हैं कि नशा एक बीमारी है। इनफैक्ट रिसेंटली एक डॉक्टर कॉलीग ने ही मुझसे पूछ लिया कि ज्योति सर, आपका इलाज होता है क्या? एंड आई वाज लाइक कि आपने ये सवाल क्यों पूछा, राइट? या फिर अगर नशा कोई करता है तो उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी एक कंफ्यूजन है कि कौन सा डॉक्टर इसका इलाज करता है। तो ये वाली जो इग्नोरेंस है, ये सिर्फ आई थिंक आप कहाँ पे रहते हो उससे रिलेटेड नहीं है, या आपने कितना पढ़ा है, बट ये एक सामाजिक मानसिकता का एक हिस्सा है, जहाँ पे हमने मानसिक बीमारियों को बीमारी ना मान के एक चॉइस समझ लिया है कि ये जानबूझ के, जैसे अभी आपने कहा कि ये एक चॉइस है। और मैं आमतौर पे यही पूछती हूँ कि अगर कोई दुखी है तो भाई वो जानबूझ के क्यों दुखी होगा? जैसे कोई डिप्रेस्ड इंसान आता है और आप उन्हें बोलते हैं कि नहीं नहीं, बाहर निकलो, तुम नेगेटिव सोचते हो इसलिए ऐसे हो गए, तो कोई क्यों सोचेगा? अगर कोई सैडनेस, ठीक है, उदासी सबको ही होती है, लेकिन हर कोई उदासी को थोड़े समय में पार कर जाता है। लेकिन कोई उस उदासी से उबर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसके काबू में नहीं है। तो वो क्या हो, जो चीज आपके काबू में नहीं है वो क्या होती है? बीमारी होती है ना। अगर पेट में एसिड जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो बीमारी हो गई, ठीक है। अगर आपके कहीं आपको इन्फ्लेमेशन, एलर्जी हो गई, आप छींक मार रहे हैं और छींकते ही छींकते चले जा रहे हैं, तो बीमारी हो गई, एलर्जी हो गई। अदरवाइज छींकना तो एक नॉर्मल ही चीज है ना, कि कुछ आपके अटक गया और बॉडी ने रिएक्ट किया। और यहाँ बॉडी रिएक्ट करी जा रही है ऐसी चीज को जो दूसरे लोगों को बॉदर नहीं कर रही, तो बीमारी हो गई। तो वैसे ही मानसिक रोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं। और जो ये आपने बात कही कि लोकली लोग नहीं मानते हैं, तो हाँ, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है। इसीलिए आई थिंक आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो आम सिंपल लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग ये जान सकें कि कोई भी तकलीफ अगर है, तो जब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे सही जगह से, वो जाएगी नहीं। और किसी तकलीफ का सोल्यूशन ढूंढना कोई कमजोरी नहीं है। आई थिंक आज तक जो दुनिया ने, समाज ने, जो सिविलाइजेशन ने ग्रोथ की है, वो तभी करी है जब इन्होंने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, राइट? तो आई थिंक वही स्मार्टनेस है। जी, बिल्कुल। एंड जैसे अभी हम रिहैब के ऊपर बात करेंगे, हमने उसकी रूट कॉज तो देख ली कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्यों आती है। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, तो
इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एंड अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है? मैं वो जानना चाहूँ। राइट। सो जैसे मैंने अभी बोला कि लोगों को पता नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाना है। तो नशे की सारी समस्याएं मानसिक रोगों में गिनी जाती हैं। तो जो हम एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस करते हैं हर स्पेशलिटी को लेके, तो दिमाग की बीमारियों में नशे की बीमारियां साइकाइट्री में देखी जाती हैं। इनका पहले तो डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपकी जो बीमारी की स्टेज है वो कहाँ है। एक जैसे मैंने बोला कि एक स्टेज होती है हार्मफुल यूज, कि आप उस चीज को यूज कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसके आदी नहीं हुए हैं। राइट। तो वो होता है हार्मफुल यूज, कि आपने नशा किया और आपको बहुत एसिडिटी वॉमिटिंग हो रही है, फिर भी आप दोबारा जाके कर लेते हो। राइट। तो ये हो गया हार्मफुल यूज। दूसरा होता है डिपेंडेंस, जिसमें बेसिकली आपकी बॉडी या आपका माइंड उस चीज को क्रेव करने लग जाता है। तो उस केस में आपको क्रेविंग होती है, वो चीज की बार बार इच्छा होती है। टॉलरेंस होती है, मतलब कि जिस क्वांटिटी में आप पहले एंजॉय करते थे उससे ज्यादा की इच्छा होती है, तो आपकी धीरे धीरे डोज बढ़ती चली जाती है। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब नशा करना बाकी चीजों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे, मूवी देखना नहीं चाहेंगे, घूमना फिरना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप नशा करना जरूर चाहेंगे। तो वो आपका सेंटर आपके लिए बहुत प्रायोरिटी ले लेता है। और तीसरा, अगर आप नशा नहीं करते तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, जो कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल या दोनों हो सकते हैं। तीसरी स्टेज होती है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, जिसमें नशा करने के बाद इंसान पैथोलॉजिकली इंटॉक्सिकेट होके मारपीट करना या उनका बिहेवियर बहुत बिगड़ जाना, बार बार लोगों को कॉल करने लग जाना, बुरा भला बोलने लग जाना, ये हो सकता है। तो इंटॉक्सिकेशन होती है। या फिर नशा करने की वजह से उनमें कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम एक्सेसरबेट हो सकती है। और चौथा जो होता है वो होता है विड्रॉल सिम्टम्स, की जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अगर आप नशा कर रहे हैं और अब आप नहीं करते, तो आप कुछ फिजिकल सिम्टम्स, खासकर ये अफीम से रिलेटेड नशे में बहुत होते हैं और अल्कोहल रिलेटेड में ज़्यादा होते हैं। कैनबिस और दूसरे साइकोएक्टिव पदार्थों में कम होते हैं। तो अफीम से रिलेटेड आपने सुना होगा कि जो लोगों को हेरोइन या मैरिजुआना की आदत है, अगर वो नहीं नशा करते हैं तो उनको बॉडी एक होना, डायरिया हो जाना, आंखों से पानी आना, यॉर्निंग होना, रोमकूप खड़े हो जाना, एक बहुत ही खराब बॉडी में रेस्टलेसनेस फील होना, भूख ना लगना, सब बेकार लगना, ऐसा लगने लग जाता है। अल्कोहल से जो जो विड्रॉल होते हैं, उसमें माइल्ड विड्रॉल से लेके कि नींद नहीं आ रही है आपको और क्रेविंग हो रही है, से लेके बहुत सीवियर विड्रॉल, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाना, डिलीरियम, हैलुसिनेशन, डरावनी डरावनी चीजें दिखना, से लेके दौरा भी पड़ सकता है। तो अगर आप बहुत सीवियर एल्कोहलिक हैं लंबे समय के, और आपको और भी समस्याएं हैं, जैसे शारीरिक तौर पे आप डिकॉम्पनसेटेड हो, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उस केस में अगर आप एकदम से शराब बंद कर देते हैं, तो आप डिलीरियम में भी जा सकते हैं। तो उसमें साइकाइट्रिक इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है। और अब करना क्या है, जैसे मैंने बोला, हम पहले डायग्नोस करते हैं कि आपकी स्थिति कौन सी है, फिर हम डिसाइड। सो डॉक्टर, अगर जैसे मैं पेशेंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझना चाहें तो क्या प्रोसेस रहता है, उस तरीके से चलते हैं। जैसे मैंने कहा, आप आएंगे तो पहले मैं समझूंगी कि आपका नशे का जो इंटेंसिटी है वो कितना है, मतलब आपका डायग्नोसिस क्या है। आप डिपेंडेंट हो, आप अब्यूज कर रहे हो खाली, और डिपेंडेंस है तो किस लेवल की है। उसके बेस पे हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, मतलब नशा आपकी बॉडी से निकाला जाए, लेकिन आपकी बॉडी को साथ में सपोर्ट किया जाए कि वो उस विड्रॉल फेज को सहन कर सके। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप घर पे डिटॉक्स किए जा सकते हो, तो जो जो लक्षण उस नशे से रिलेटेड हमें आ सकते हैं, जैसे नींद ना आना, भूख ना लगना, मूड डिस्टर्ब होना, एंजाइटी होना, उसके लिए आपको मेडिसिन भी दी जाती है और आपका क्लोज फॉलोअप रहता है कि अब आप नहीं करेंगे। दूसरा, जिसमें हमें लगता है कि बहुत इंटेंस इंटॉक्सिकेशन है और नहीं, इसके लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इंडोर सेटअप में होता है, मतलब कि आपको एडमिट किया जाता है। मोस्टली साइकाइट्रिक फैसिलिटीज हैं, गुड़गांव वगैरह में तो काफ़ी अवेलेबल हैं।
डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ हैं। अदरवाइज कई बार जहाँ पे फिजिकल इलनेसेस भी होती हैं साथ में, जैसे मैंने बोला कि आपको डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो फिजिशियंस के अंडर भी एडमिट करके मॉनिटरिंग में किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन की, ये 15 से 20 दिन ले सकती है। अल्कोहल के केस में हम पहले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर इस दौरान आपका कोई डिलीरियम या कंफ्यूजन नहीं आता है तो फिर दवा की सहायता से किया जाता है। फिर उसके बाद होता है कि अब आपके बॉडी से तो हमने हटा दिया, लेकिन आपका जो माइंड है वो अभी भी डिपेंडेंट है, अभी भी क्रेविंग है, तो उस फेज को हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो रिहैबिलिटेशन के लिए आपके माइंड को वापस से रीट्रेन करने की जरूरत पड़ती है कि आपको नशे की इच्छा जो है आपकी वो आप कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए अलग अलग तरह के नशों से रिलेटेड अलग अलग दवाएं होती हैं, कौन सी दिमाग के किस हिस्से में काम कर रही है, इस तरीके से। सो वो रिहैबिलिटेशन फेज होता है जिसमें आपको एक नशे से दूर रहना है, दूसरा उससे संबंधित अगर आपको कोई परेशानी आ रही है उसका इलाज करना है, और साथ में क्योंकि नशा अगर आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है तो एक तरह की कंडीशनिंग होती है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप उस टाइम करो क्या, बिकॉज आप काफी समय से यही कर रहे हैं। तो हमें अपने दूसरे स्किल्स को यूटिलाइज करना होता है कि हम इस समय क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपकी दिनचर्या दोबारा से रीसेट करनी पड़ती है। और फाइनली किसी किसी में ये होता है क्योंकि जो लोग खुद अपनी मर्जी से नहीं नशा छोड़ना चाहते, या जो कहते हैं कि नहीं मेरा कंट्रोल नहीं है, कि मेरे को डिटॉक्स कर भी लोगे फिर भी मैं उस माहौल में जाऊंगा तो मैं वापस नशा करने लग जाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो उन केसेस में फिर हमें लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए इंडोर सेटअप में 2-3 महीने के लिए भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट उसका मेन फोकस दवा नहीं होता है, वो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, साइको एजुकेशन और बाकी दिनचर्या, आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। और या अगर आप नशा किसी दिमागी बीमारी के चलते कर रहे हो, कि आपका रूट कॉज डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो उसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको वापस नशे की ज़रूरत ना पड़े। बट डॉक्टर, मैं अगर एक चीज जानना चाहूँ कि जिन घरों में जैसे किसी पर्सन ने अल्कोहल कर लिया है एंड उसके बाद वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और कंट्रोल से बाहर है, फैमिली को परेशान कर रहे हैं या बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि कोई मेडिकेशन है जिससे कि वो उस टाइम पे एक्शन ले सकें, जिससे कंट्रोल कर पाए उस पर्सन को? सी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होती है पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन, जिसमें थोड़ा सा नशा भी आपके दिमाग का रासायनिक संतुलन इतना बिगाड़ देते हैं कि आप काबू में नहीं रहते। तो उसके लिए मेडिसिन्स होती हैं जो दी जाती हैं। और दूसरा होता है कि किसी का पैटर्न ही आई है कि वो पिएंगे और वो लड़ाई करेंगे और बोलेंगे और फिर वापस, तो उस केस में वो पैटर्न को अगर ब्रेक करना है तो जब आदमी सोबर होता है तभी उनका इलाज शुरू कराएं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दवाइयाँ उस हिसाब से एक्यूट इंटॉक्सिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हैं पड़ी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब नशा उतर जाता है तो उसके बाद बात की जाए, बिकॉज उससे पहले आप इंसान से बात तो कर ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बट अगर उसी टाइम पे वो एक्शन लिया जाए कि जिससे कि उसी टाइम पे अगर वो बंदा या तो नींद में चला जाए या वो कुछ नॉर्मल हो जाए, ऐसी कुछ मेडिकेशन आती है या कुछ ऐसी नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि मेडिसिन हैं पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नशा कौन सी चीज का कर रखा है, अगर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, एलएसडी वगैरह हैं, तो उसमें एंटी साइकोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने शराब का नशा कर रखा है तो रिस्क होता है कि नींद की दवा जो है आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो शराब है वो आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, स्लो डाउन करती है। तो इसीलिए दवाइयां हैं, लेकिन वो उस समय आपकी स्थिति देख के जो डॉक्टर्स हैं वो ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या करना है, आप अपनी तरफ से कोई दवा नहीं देख सकते। ओके, ऐसी कोई होम रेमेडीज भी नहीं है कि कुछ ऐसे लेमन ट्राई कर लेते हैं कुछ लोग, या कुछ ऐसे दही का ट्राई कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे होम रेमेडीज हैं? वो होम रेमेडीज विड्रॉल के लिए होती हैं कि या हैंगओवर के लिए होती हैं, नहीं जो आप कह रहे हैं कि हैंगओवर हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है,
तो दही ले लीजिए या ये ले लीजिए। लेकिन जब आप एक्यूट स्टेट में हैं तो आपकी फिजियोलॉजी किस चीज को रिएक्ट कर रही है कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल। राइट, तो उस समय आप अपने आप से कुछ ट्राई ना करके उस समय उस सिचुएशन से अपने आप को बचाएं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर साइकाइट्रिक इमरजेंसी में पेशेंट को पहुंचाएं, वो ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मे बी 1000 लोग को कुछ नहीं होगा, पर एक ने कोई गलत ऐसी चीज दे दी जो उस बंदे को उस टाइम सूट नहीं करेगी और नुकसान हो जाएगा, तो फिर यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो इसीलिए अपने आप से कोई दवा ना दें। ओके, राइट। जैसे मार्केट में देखा जाता है नशा मुक्ति केंद्र टाइप या कुछ ऐसे देसी नुस्खे देखे जाते हैं, तो उनमें क्या वो एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है या फिर वो सारा कुछ फेक है? ये मुझे देसी दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जितनी मेरी जानकारी है वो मेरी ट्रेनिंग एलोपैथी में है, तो उसी से रिलेटेड है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका प्रॉपर आंकलन, उसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो एक वेल क्वालिफाइड पर्सन से कराएं। चाहे आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो वेल क्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर से कराएं। होम्योपैथी में वेल क्वालिफाइड, जब मैं वेल क्वालिफाइड की बात कर रही हूँ तो गवर्नमेंट ने अगर ये प्रोग्राम्स बना रखे हैं तो उनका एक करिकुलम है। उनको अपनी बीमारियों की जानकारी है और उस जानकारी, अपनी लिमिटेशंस भी पता है कि इतना हम कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी इंटीग्रेट करती हूँ दूसरी होम्योपैथी और आयुर्वेदा रेमेडीज़ को। बट जो मेरे कॉलीग डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से। तो आप क्वैक्स के चक्कर में नहीं पड़े। राइट, कई पुड़िया की ये पुड़िया दे दीजिए, इससे इच्छा नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पुड़िया क्या होती है, डाइसल्फिराम एक मेडिसिन होती है जो कि शराब को मेटाबोलाइज जब होता है तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें 2 एंजाइम्स काम करती हैं, तो वो उस एंजाइमेटिक प्रोसेस को रोक देती है। तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, आगे नहीं जाती। और एल्डिहाइड आपकी बॉडी को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। तो वो दवा अगर हम देते हैं तो जो अल्कोहल लेता है, अगर उसने उसके साथ शराब ले ली तो वो शरीर से उसको बहुत तकलीफ होगी। रेडनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। तो अगर किसी ने, वो दवाएं हमारे पास अवेलेबल हैं, एवर्जन थेरेपी के दौरान आती हैं। एवर्जन मतलब है कि आपका उस नशे की चीज से आपको एवर्जन हो जाए, उससे आपको घिन आने लग जाए। तो यूजुअली हम ये पेशेंट की जानकारी से ट्रीटमेंट करते हैं। उन जो कहते हैं कि हमसे छोड़ा नहीं जा रहा, हमें किसी तरीके से कर दो कि हमें वो बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो हम मेडिकल सेटअप में दवा दे के मॉनिटर करके करते हैं ताकि फिजिकली नुकसान ना हो। लेकिन इस गोली को अगर कोई पुड़िया में डाल के और पीस के आपको दे देता है कि दे दीजिए, और ऐसा मेरे कई मरीजों के साथ हुआ है, तो वो उसका रिएक्शन जब होगा, क्योंकि अल्कोहल को रिएक्ट करिए तो आपके परफ्यूम में अल्कोहल है, कुछ खाने के पदार्थों में अल्कोहल है, राइट, जो कि उस पे भी अगर व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है तो रिएक्ट कर सकता है और एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। तो इसीलिए ऐसे ना करें। और एक ये जो एक हमारे समाज में एक और समस्या है कि ये पड़ोसी के उसने काम कर ली तो हमारे भी काम कर ले जाएगी, राइट। तो मैं आमतौर पे ये बोलती हूँ कि हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने को छोड़ के सब जगह खर्च कर लेते हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। हम जब डॉक्टर को फीस नहीं देना चाहते हैं, या हम जब दवाई सलाह के बिना ले रहे होते हैं कि आज दवाई शुरू की है जी, हम 6 महीने से वही दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर ने बुलाया था 2 हफ्ते बाद क्या करेंगे जाके, तो आप डॉक्टर का नुकसान नहीं कर रहे हो। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, उस पे उसके पास अगला मरीज आ जाएगा। आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपने जो चीज, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसान के पास स्वास्थ्य है ना, आप उसमें पैसा नहीं लगा रहे हो, वहां पैसा बचा रहे हो। और बाकी आप शादी ब्याह ये सब, उसमें सब हम पैसा लगा रहे हैं, देना लेना सब कर रहे हैं। इस तरीके से ना करें। आपका हेल्थ है, और आजकल एक जो नया ट्रेंड है, हम एआई से, चैट जीपीटी से पूछ के इलाज कर लेंगे। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ ये कोई
अर्बन रूरल वाली बात नहीं है कि शहर के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। हम यूजुअली कोशिश कर रहे होते हैं कि हमको कोई शॉर्टकट्स मिल जाएं। तो वो शॉर्टकट ये भी है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, अपॉइंटमेंट ना लेना जाना पड़े, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं और फिर वो हमें दवा मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी चैट जीपीटी आपकी असेस नहीं कर पाएगा, आपकी साइकोलॉजी, आपकी बैकग्राउंड, आपके साइको सोशल एनवायरनमेंट से लेके बहुत सारी और चीजें, और फिर आपका इलाज नहीं हो पाएगा। सो डॉक्टर, जैसे कि आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कम से कम कॉस्ट में मतलब ये नशा मुक्ति कैंप चलते हैं, एंड काफ़ी यहाँ पे वेल नोन डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं। पर लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि डॉक्टर्स से वो ट्रीटमेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। एंड मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं पता था इस बारे में। मैंने फर्स्ट ट्राई किया कि एक प्राइवेट क्लिनिक में जाके मैंने पहले उसकी प्रॉब्लम जड़ देखी, एंड फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आया कि जिससे कि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि उनमें अवेयरनेस की प्रॉब्लम काफ़ी है। तो डॉक्टर, जैसे अभी हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात करें, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एलएसडी एंड कोकेन, तो इनके ऊपर बात करें तो ये ड्रग बॉडी को किस लेवल तक इफेक्ट कर सकते हैं, और इन टाइप के पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हो आप? हर ड्रग का जो रिएक्शन होता है या काम करने का जो तरीका होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो अलग होता है। इसलिए उनका असर भी अलग होता है, उनके विड्रॉल भी अलग होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। तो जो कोकेन है वो इस तरह का नशा है जो कि बहुत तेज़ी से चढ़ता है, और जब उसकी वजह से आपको मानसिक तौर पे कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कोकेन रेज हो सकता है, आपको बहुत एकदम सडनली एक रनिंग अमॉक करके हम शब्द बोलते हैं कि इंसान इतना एक्साइटेड हो जाता है कि रोक नहीं पाता, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और उसके इलाज, उसका जब विड्रॉल होता है तो एक शब्द हम यूज़ करते हैं कोकेन बग्स, तो ऐसे लगता है जैसे चींटियां सारे बॉडी में कोई बग्स चल रहे हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो कोकेन है क्योंकि उसका बहुत फिजिकल विड्रॉल है, जैसे कि ओपियोइड्स का होता है जो अफीम से रिलेटेड होते हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन में और ट्रीटमेंट में हमें बहुत एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत होती है। इंडोर एडमिशन की आमतौर पे ज़रूरत होती है जिनको उसके आदी होते हैं। जो एलएसडी या एमडीएमए की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो एकदम से डोपामीन इम्बैलेंस करते हैं। तो एलएसडी में जैसे जो एक्सपीरियंसेस लोग बताते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे मानसिक रोगों में साइकोसिस में एक्सपीरियंस होते हैं कि आपको आवाज़ें सुनने लग जाना, आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाना, आप पैरानॉइड हो सकते हो, आपको लगता है कि ये बंदा मुझे मारने आ रहा है, जो पकड़ने आ रहा है। और इसलिए हमने देखा है कि एलएसडी के नशे में लोगों ने कई बार दूसरे को चोट पहुंचा दी है या खुद को चोट पहुंचा दी है। तो उस केस में जो इलाज है उसके लिए आपको एक्यूट मेडिकल इंटरवेंशन जैसे एंटीसाइकोटिक की ज़रूरत होती है। लेकिन एलएसडी वगैरह का फिजिकल विड्रॉल नहीं होता। मतलब अगर आपने आज लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कल उसकी वजह से कोई विड्रॉल होगा। तो उनसे फिजिकल विड्रॉल नहीं होता, लेकिन उसका जो दिमाग पे असर होता है वो बहुत एक्यूट होता है और बहुत मेजर होता है। एमडीएमए के साथ भी यही है। फिर इन दवाइयों के साथ ये डिज़ाइनर ड्रग्स मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ड्रग पेडलिंग एक बहुत बड़ा नेक्सस है, पैसा कमाने का एक जरिया है। ठीक है, आपको क्यों लिकर शॉप्स मिल जाती हैं या आपको क्यों सिगरेट्स और ये मिल जाती हैं? क्योंकि वो चीज़ों को एक तरीके से लीगलाइज किया गया है ताकि उस पे आप एक कुछ एक प्रतिरोध लगा सकें, कुछ एक क्वालिटी चेक्स रख सकें। तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत समय से एंशंट वर्ड से ये चलती चली आ रही हैं। शुगर को फर्मेंट करके शराब बनाना बहुत पुरानी प्रक्रियाएं हैं। तो इसको एकदम से बैन करना संभव नहीं है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हो जाते हैं। और दूसरा जो इनके असर हैं वो भी, जैसे हमने बोला कि धीरे धीरे आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई उसका असर आ जाएगा। लेकिन जब कोई इस तरह का फ़ायदा उठाना चाहता है नशे की चीज़ों से, तो वो फिर उनके और एक्टिव कंपोनेंट्स को निकालने लगते हैं।
सो फॉर एग्जांपल हम मैरिजुआना की बात करें, हेरोइन की बात करें, तो अफीम क्योंकि एक पौधा है, उगता है, आप उसको यूज करते हैं तो आपको नशा आता है, वो एक्यूट नहीं है, पर आप उसके केमिकल जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको निकाल के जब आप बना देते हो, हीरोइन बना देते हो, तो वो एकदम एक्यूटली वो बदलाव आप में लाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अफीम से ही आप मॉर्फिन बनाते हो जो कि पेन किलर होता है। तो पेन किलर जब तक मेडिकल उसमें यूज़ किया जाता है उस पर एक कंट्रोल होता है, लेकिन फिर लोग उसको ही मिसमैनेज करने लग जाते हैं या अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये डिज़ाइनर ड्रग्स होती हैं, और डिज़ाइनर ड्रग्स जहाँ पे ली जाती हैं वहाँ पे क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है, एमडीएमए में मिलावट देखी गई, उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होनी शुरू हो गई थी, ये लिटरेचर में मेंशन्ड है। तो मिलावटों की वजह से उनका जो इलाज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कोई एक्यूट स्टेट में आता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या केमिकल गया, और इनकी वजह से जो एक्यूट चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी सांस पे, रेस्पिरेशन पे दबाव, डिप्रेशन हो सकता है, तो आपकी सांस लेने की क्षमता कम हो सकती है, आप एस्पिरेट कर सकते हो, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो वो उसके लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट या एक डी एडिक्शन एक्सपर्ट ही आपको ट्रीट कर सकता है, उसमें अपने आप से घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक मिथ और माना जाता है कि बियर पीने से पथरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? बियर को लेके अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक महिला से बात कर रही थी जिनको तनाव की बीमारी है, और एक तनाव का कारण उनके पति का शराब पीना था। तो मैंने कहा, और आपके, वो फॉलोअप में थी, मैंने कहा और आपके हस्बैंड अब ठीक हैं, अब तो शराब नहीं पीते? नहीं नहीं, वो शराब तो कभी ही नहीं पीते थे, वो तो बियर पीते थे। तो हमें लगता है कि बियर शराब नहीं होती, बियर में भी शराब होती है, अल्कोहल की परसेंटेज के हिसाब से हम इन चीज़ों को लेते हैं। तो अगर वो 8 to 10% अल्कोहल परसेंटेज है बियर में, तो इसका मतलब ये नहीं है वो शराब नहीं है, क्योंकि आप फिर एक 60 ml का पैग नहीं पियोगे, आप फिर पूरा 750 ml का उसका बॉटल पियोगे, राइट। तो क्यों कहा जाता था बियर के लिए? बिकॉज आप इतना ज़्यादा जब अमाउंट लेते हो तो वो डायूरेटिक का काम करता है, उससे यूरिन का पैसेज बढ़ जाता है, आपको बार बार यूरिन आता है। तो अगर आपकी छोटी मोटी किडनी की कॉन्क्रीशंस हैं, तो बेसिकली आपको बोला जाता है कि पानी लीजिए बहुत सारा। तो बियर पीने से क्योंकि डायूरेसिस होता है, इसलिए ये मिथ पैदा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो इलाज नहीं है। अगर आपका पथरी बड़ी है जो अपने आप पास नहीं कर सकती है, तो आप बियर पी लें, आपको रीनल कोलिक होगा, वो धक्का लगाएगा, ऊपर से स्टोन आगे जाएगा नहीं, किडनी पे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि बैक प्रेशर पड़ेगा, यूरिन आगे जाने की जगह वापस किडनी में इकट्ठा होगा और किडनी में सूजन आ जाएगी। तो वो कोई इलाज नहीं है। राइट। सो डॉक्टर, जैसे बियर का ये भी माना जाता है कि अगर बियर कंज्यूम कर रहे हैं तो हेल्दी होती है, वेट गेन होता है, कुछ लोग वेट गेनिंग के लिए भी ट्राई करते हैं उसे। पेट, हाँ, बियर बेली बोला जाता है ना, पेट बढ़ता है। देखिए, अलग अलग जो मैंने बोला ना कि जो ये अल्कोहल की ट्रेडिशन है, ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से है। तो जब आप ग्रेप्स फर्मेंट करते हैं तो आप वाइन्स बनाते हैं, आप फ्रूट्स फर्मेंट करते हैं तो फ्रूट वाइन्स बनाते हैं, सीरियल्स को, जौ वगैरह को फर्मेंट करके आप बियर बनाते हैं, और इसी तरीके से पोटैटोज को फर्मेंट करके आप आलू को फर्मेंट करके वोदका बनाते हैं, और फिर विस्की का फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो वीट वगैरह से जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल किसमें कितनी है, और जब आप कोई चीज़ नेचुरली कर रहे हो तो उसमें कुछ खराब चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो अगर हम रेड वाइन की बात करते हैं, उसमें एक मैं शायद प्रोनाउंस गलत करूँगी, रिवर्सटेनॉल करके ऐसे एक कंपोनेंट होता है जिसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। या मेडिटेरेनियन डाइट में सोचा गया कि वाइन जो है वो आपको हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। बट अच्छी मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली जो अल्कोहल इटसेल्फ है, जो इथेनॉल है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है वो आपकी क्लॉग्ड आर्टरी को फ्लश कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो जो नई रिसर्च है, जैसे मैंने कहा, वो बहुत क्लियरली मेंशन करती है कि
शराब पीने का ऐसा कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप सोशली ड्रिंक करते हैं, ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, तो आप एन्जॉयमेंट के लिए जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा कोई हेल्दी तो नहीं होता, राइट? राइट, या आप पकौड़े तल के खाते हैं। तो अगर आप कभी राइट। कभार लेते हैं तो हुँ, और अपना अपना टॉलरेंस और लिमिट समझ के लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हुँ, आप उसको कंजम्पशन रेगुलर करने लग जाते हैं, ज़्यादा करने लग जाते हैं और ये जानते हुए कि आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो ख़राब है। तो इसलिए हम ये नहीं बोलते कि आप बिल्कुल मत पीजिए या ले लीजिए। लाइक हुँ, आई सेड, आपकी पर्सनल वो है। इवन सरकार ने भी छोड़ दिया, लिकर हाउस हैं, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आप जाके ले सकते हैं। हुँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप कोई भी अनहेल्दी चीज़ एक लिमिट के बाहर क्रॉस करोगे, लोगे, चाहे वो मिठाई क्यों हुँ, ना हो, तो आपका राइट, नुकसान करेगी। और अगर हुँ, आपकी बॉडी में उससे रिकवर करने की क्षमता नहीं है, आपको डायबिटीज़ है और आप गुलाब जामुन खा रहे हो, क्योंकि मेरी बीवी भी खाती है, तो आपकी हुँ, बीवी को कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम तो राइट, आपको हो जाएगी क्योंकि आपने गुलाब जामुन खाया और आपको शुगर है। सो अगर आप वल्नरेबल हैं, आपको शारीरिक मानसिक समस्याएं हैं, आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आपका ओवरऑल आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि बॉडी की रिकवरी टाइमली हो जाती हो, तो फिर नशा जल्दी नुकसान करेगा, अदरवाइज बहुत बाद में नुकसान करेगा। डॉक्टर, इसके अलावा और किस-किस टाइप के ड्रग और नशे होते हैं जो कि जैसे मशरूम देखा जाता है नेचुरली अगर देखा जाए तो और क्या-क्या होता है इसके अलावा? सी साइकेडेलिक्स बोलते हैं उनको, जैसे मैजिक मशरूम कहा, एलएसडी भी साइकेडेलिक हैं। साइकेडेलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका असर होता है वो आपको हेल्यूसिनेट कराता है। हुँ, हेल्यूसिनेशंस माने कि आपको अजीब सा अजीब सा नहीं, मतलब आपको ऐसी चीज़ें सुनना दिखना शुरू हो जाती हैं जो नॉर्मली हुँ, आप नहीं हुँ, देख रहे होते हो। कई लोगों के लिए बैड ट्रिप्स भी हो जाती हैं उसमें, कि वो एक्सपीरियंस हुँ, बहुत ही डरावना हो जाता है और उससे पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं। कई लोगों के लिए गुड ट्रिप हो जाती है कि वो उस एक्सपीरियंस को बहुत इवन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह देख लेते हैं, बिकॉज वो अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस हो जाता है। हुँ, हमारी नॉर्मल सेंसेस से हम वो महसूस नहीं करते हैं। तो कुछ राइट, चीज़ें हैं, जैसे आपने मैजिक मशरूम की बात करी और इसी तरह के कुछ धतूरा ले लीजिए, या एक और मतलब नाम मैं भूल रही हूँ, साउथ अमेरिकन ट्रेडिशन में यूज़ करते हैं, तो वो साइकेडेलिक्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। हुँ, ऑब्वियसली उन चीज़ों का मोमेंट्री रिस्पॉन्स होता है, पर जैसे मैंने बोला उसका कोई फिजिकल डिपेंडेंस नहीं देखी गई है, एज सच एडिक्शन नहीं देखा गया है। हुँ, हुँ, दूसरा जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की मैंने बात की, कि कुछ लोग जैसे थिनर सूंघते हैं हाँ, या पेट्रोल या केरोसिन चीज़ें, क्योंकि ये हुँ, वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, जो इनमें वॉलेटाइल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो हुँ, आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द हुँ, टाइम वो एक डिजीनेस या नशे जैसी फीलिंग देते हैं जो अच्छी लगती है। जैसे हम झूला झूलते हैं या हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें हुँ, मज़ा आता है ना उसमें, तो ये उस तरह राइट, की चीज़ें हुँ, देते हैं, लेकिन वो आपके हुँ, बॉडी के टिश्यूज़ के लिए, आपके नर्वस टिश्यू के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अ, इसी तरह की चीज़ें आपने सुना होगा कि लोग आयोडेक्स खा रहे हैं, हुँ, ब्रेड में लगा के एल्टरकार्बोनिल आयोडेक्स खा रहे आयोडिक हैं, हाँ। राइट? हुँ, फिर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो जिनमें हुँ, काफ़ी बैन हो चुकी हैं ड्रग्स, जो कि इस तरह, खासकर जब वो ओपियोइड्स या अफीम वाले पदार्थ से डिराइव की हुई होती हैं, तो हुँ, वो उनको अगर आप लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी आपको नशे की फीलिंग देती हैं और आप उस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको अच्छा फ़ील हो सकता है उनको लेने हुँ, के बाद, बट धीरे-धीरे वो तो स्पैज़्मोप्रॉक्सिनोन एक ड्रग आया करती थी पेन के लिए, पेन किलर, जिसके हुँ, लोग 10-10 टैबलेट्स ले लिया करते थे। जो साइकाइट्री में यूज़ की जाती हैं, जिनको हम बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, जो एंग्ज़ायटी और स्लीप के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं, एनडीपीएस एक्ट्स में आते हैं। उसको हम पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं अंडर सुपरविज़न। टेम्परेरीली यूज़ होता है उनका, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन अल्प्राज़ोलैम है, डायज़ेपैम है, लोराज़ेपैम है,
इनको जब आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि 20-20, 40-40, क्योंकि आपका दिमाग जब कोई चीज़ को बार-बार ले रहा है, मैंने बोला डिपेंडेंस का एक पैरामीटर है टॉलरेंस, तो आपको हुँ, फिर 20 गोली से भी नींद नहीं आती है, लेकिन ओके। आपको वो एक फ़ज़ी सी नशे वाली फीलिंग आती है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो जाती हैं। जैसे इवन कफ सिरप्स, बिकॉज़ वो भी ओपियोइड है, बेसिकली ओपिएट्स जो होते हैं हाँ, वो ओपियम से, कोडीन है, तो कफ कोडीन है सिरप ना। यूज़ कर रहे होते हैं। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, सब नशे की चीज़ें हैं, हुँ, और हुँ, इनका डेफ़िनेटली आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे नुकसान पड़ता है। और कई नुकसान होते हैं जो आपके सिर्फ ब्लड टेस्ट में नहीं दिखते। कई लोग आके कहते हैं कि देखो जी, मेरे तो लिवर ठीक है, किडनी ठीक है, हुँ, लेकिन आपके मन पे, आपकी पर्सनालिटी पे तो इम्पैक्ट हो रहा है, आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं जो आपकी बॉडी से लेकर लिंक्ड भी हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर वगैरह हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आपको नशा दे रही है, शॉर्ट टर्म में नॉर्मल से कुछ अलग महसूस करा रही है, तो वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है ना उसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो राइट। ऐसी सेंसेशंस अगर आप बार बार महसूस करना चाहेंगे, तो हुँ। बॉडी का बैलेंस, ब्रेन का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। सो डॉक्टर, अगर आप हमारे लिसनर को या हमारे सब्सक्राइबर्स को आप एक एडवाइस देना चाहेंगी, तो वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? राइट अनुज, सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने भी कही वो है अवेयरनेस की, कि हुँ, अगर किसी चीज़ के बारे में आप सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में सही सोर्स से जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि अगर आप नशा करते हैं तो आप कूल हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके टीवी पे, आपके मूवीज़ में, सब जगह ये वार्निंग्स आनी इसीलिए शुरू हुई कि आपको बताया जा सके कि ये कोई कूल नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाती है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो मानसिक समस्या है, चाहे वो तनाव है, आप सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, अपना इलाज खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपके घर में कोई गैजेट खराब होता है, आपका लैपटॉप खराब होता है, मोबाइल खराब होता है, आप उसको खोल के नहीं बैठ जाते हैं। और जितनी हुँ, कोई चीज़ महंगी है, आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट उसको देखें और उस हुँ, चीज़ को ठीक करें। तो आपकी हुँ, बॉडी से ज़्यादा प्रीशियस तो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल, उसको राइट। आप इंटरनेट पे देख के खुद से अंजर-पंजर खोलने की और उसको ट्रीट करने की कोशिश मत कीजिए। एक्सपर्ट की हुँ, राय लीजिए। आपको बहुत नैरेटिव मिलेगा कि डॉक्टर्स खराब हैं, बट ये प्रोफ़ेशन आया ही इसलिए था कि बीमारियाँ होती हैं, और उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगता है, बॉडी को समझने में तो एक प्रॉपर एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो राइट। उस चीज़ को रैशनली अगर आप सोचेंगे, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ही लेना चाहेंगे, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। और नशे की समस्या जो है, जो आजकल एक नॉर्मल सोशल नॉर्म हो गया है, कि आप किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप पार्टी करते हैं, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, आप नशा कर लीजिए, आप शराब ले लीजिए, वाइन ले लीजिए। तो कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, जैसे मैंने कहा, चाहे वो नॉर्मल खाने-पीने की चीज़ भी हो, तो वो आपको नुकसान करेगी। तो ये मान के चलिए कि ये जो नुकसान है, सूनर और लेटर आपके लिए परेशानी बन सकता है। तो आपके स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। और अगर कोई भी तरह की आपको परेशानी आ रही है और आप उसको खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपर्ट की राय लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो लोग अवेयर नहीं है, उससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मेरा अनुज, और इस टॉपिक को लाने के लिए। अभी हमने सब्सटेंस एडिक्शंस की बात की है, बट जो एक बढ़ता हुआ खतरा आ रहा है समाज में, अब वो बिहेवियरल एडिक्शंस का है, जिसमें हम इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स देख रहे हैं और सोशल हुँ, मीडिया एंड ऑनलाइन एडिक्शंस देख रहे हैं। आई थिंक उस पे भी बात करना ज़रूरी हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ पे डिपेंड होना, चाहे वो एक व्यक्ति है, एक नशे की चीज़ है,
या या कोई फिर और कोई हम्म, चैट जीपीटी या इंटरनेट है, वो हम्म, हमको बीमार बनाता है, हमारे से कंट्रोल छूट जाता है। तो आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड सो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको आपके परिवार या आपकी रिलेटिव्स में अगर ऐसे कोई पर्सन है जिन्हें अल्कोहलिक एडिक्शन है, डॉक्टर से चेकअप कराएं एंड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोशिश करें, जिससे कि उनकी फैमिली एंड हेल्थ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।